बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था एज़ोस्पर्मिया की एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे कंसल्ट किया जिनको एज़ोस्पर्मिया था और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या एज़ोस्पर्मिया का सच में इलाज मुमकिन है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एज़ोस्पर्मिया के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एज़ोस्पर्मिया कितनी टाइप का होता है और एज़ोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है, एज़ोस्पर्मिया के किस टाइप का इलाज जो है वो बिल्कुल मुमकिन है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और किस टाइप का एज़ोस्पर्मिया है कि जिसका इलाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और कुछ केसेस में मुमकिन भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपको कोई बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से टहलते हुए हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि सीमेन एनालिसिस आप करा रहे हैं और आपके स्पर्म काउंट जो है वो ज़ीरो आ रहे हैं, कोई भी ज़िंदा या मुर्दा स्पर्म वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया का नाम देते हैं। अब एज़ोस्पर्मिया के बारे में आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ब्रॉडली हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, है ना। बहुत आसान तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए कि एज़ोस्पर्मिया का एक टाइप ऐसा होता है कि जिसमें स्पर्म बन रहे होते हैं, अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन बाहर आने का जो रास्ता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या समटाइम बाहर आने का जो रास्ता है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके आपके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आते हैं, सीमेन के साथ इजैकुलेट होते हैं, वो रास्ता ही कुछ केसेस में डेवलप नहीं हो पाता है कुछ लोगों में। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक टाइप तो ये हो गया जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कह रहे हैं। दूसरा टाइप क्या होता है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आने का रास्ता तो पूरा क्लियर है, कहीं पर वो रास्ता जो है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके आपके यूरेथ्रा के थ्रू सीमेन के साथ मिक्स होकर के स्पर्म जो बाहर आते हैं, वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो अवेलेबल है, वो है और उसमें कोई ब्लॉकेज भी नहीं है, वो पूरा का पूरा ओपन है। बट अगर स्पर्म होंगे तो वो आएंगे बाहर। कुछ केसेस में क्या होता है कि स्पर्म होते ही नहीं है, स्पर्म अंदर बन ही नहीं रहे होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किसी स्टेज पे आकर के आपका रुक जाता है, या स्पर्म इतने कम होते हैं कि वो बाहर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो अंदर ही रास्ते में वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन में भी हम उसको कहते तो एज़ोस्पर्मिया ही है, लेकिन ये होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो पहले नंबर पे जब भी आपको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है सीमेन एनालिसिस में, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको डायग्नोज करना है कि आपका एज़ोस्पर्मिया का टाइप कौन सा है, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। कैसे? बहुत आसानी से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सीमेन एनालिसिस आपने कराया और उसी में आपको देखना है कि फ्रुक्टोज मेंशन है या नहीं है, या आप जहां से सीमेन एनालिसिस कराते हैं आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमें साथ में फ्रुक्टोज का भी स्टेटस चाहिए हमारी इस रिपोर्ट में। अगर वहां पर फ्रुक्टोज आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, फ्रुक्टोज अगर पॉजिटिव आ रहा है और स्पर्म काउंट 0 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। कंफर्म हो गया आपके सीमेन एनालिसिस की ही रिपोर्ट से। बहुत मरतबा फ्रुक्टोज नेगेटिव आ रहा है ना, फ्रुक्टोज नेगेटिव आ रहा है और स्पर्म काउंट 0 आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, फ्रुक्टोज अगर नेगेटिव है तो स्पर्म काउंट 0 ही आएगा ऐसी कंडीशन में। तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है।
ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो इसका अब फिर यहाँ पे डाउट होते हैं, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है फिर भी डाउट होते हैं बहुत सारे, है ना। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमें कुछ और इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया आपके फ्रुक्टोज से तो कंफर्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अंदर स्पर्म बन रहे हैं। बहुत मरतबा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है कि रास्ता भी ना हो, या रास्ता अगर हो तो वो ब्लॉक्ड हो, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है अंदर स्पर्म बन ना रहे हो। ऐसा भी मुमकिन है कि अंदर स्पर्म बन भी ना रहे हो। तो इसका मतलब दोनों तरह की टाइप आपके अंदर जमा हो गई, आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी हो गया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी हो गया। तो कुछ लोगों के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया एक साथ पाया जा सकता है, और कुछ लोगों के अंदर हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया तो ना हो, सिर्फ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो। अब अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, आप पहले नंबर पे तो ये समझ लीजिए कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मैक्सिमम टाइम जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और इसका इलाज बहुत परफेक्टली अवेलेबल है। आजकल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट परफेक्टली किया जा रहा है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो गया तो वो कई तरह का हो सकता है। आपका प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो सकता है, या फिर आपका टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो सकता है, या कुछ कॉजेज होते हैं जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में ही आते हैं, पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के में भी, है ना। तो इनको फिर आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में जो है कुछ कॉजेज आपको टेस्टिकुलर लेवल से पहले ही, फंक्शन से पहले ही आपके अंदर कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड में इश्यूज़ हैं, है ना। तो उसकी वजह से आपको प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया हो सकता है। वो सारी चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्योर हो जाती हैं। टेस्टिकुलर लेवल पर अगर इश्यूज़ हैं, आपको वेरिकोसील है, आपको एट्रोफी है, या टेस्टिस आपका जो है इंग्वाइनल रीजन में है, या एक ही टेस्टिस है दूसरा है नहीं, इस तरह की सारे इश्यूज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह एजोस्पर्मिया क्योर हो जाता है। पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में भी बहुत मतबा जो है ब्लॉकेज के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोशिश की जाती है कि पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में भी आपको बेनिफिट पहुँचाया जा सके, जैसे कि एपिडिडाइमल सिस्ट है और इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से स्पर्म आपके डेड हो जाते हैं ड्यूरिंग इजैकुलेशन, या फिर मोटिलिटी का इशू आता है पोस्ट टेस्टिकुलर की वजह से, है ना। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आपके हो सकते हैं। तो अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, अगर आपका वास डिफरेंस वगैरह वहाँ पर है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये नॉन ट्रीटेबल है, आपको आईवीएफ के लिए प्लान करना चाहिए। ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। ऐसा अभी कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है कि जिसके थ्रू हम वास डिफरेंस को बना सकें फिर से, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आईवीएफ ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। ब्लॉकेज अगर है आपको, तो उसके लिए हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ब्लॉकेज किस टाइप का है। हमें ट्रस्ट कराना पड़ता है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके नतीजे में हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर है और किस टाइप का ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी अगर आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, चाहे वो प्री टेस्टिकुलर हो या पोस्ट टेस्टिकुलर, जो है ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ परफेक्टली क्योर हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ और इन्वेस्टिगेशंस के साथ, तो हम आपको प्रॉपर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और इन ट्रीटमेंट के लिए जो हमने आपको आज बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि एजोस्पर्मिया किस किस तरह का होता है, किस किस टाइप का होता है, और किस टाइप का एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट आसानी से अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।